हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चीलेट इफेक्ट के बारे में। हमने वहाँ पे पढ़ा था माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के बारे में, राइट। तो हमने 3 फैक्टर देख लिए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बाकी कुछ फैक्टर्स और हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला फैक्टर हमारा जो है वो है नेचर ऑफ लिगैंड। नेचर ऑफ लिगैंड। नेचर ऑफ लिगैंड में पहला है हमारा बेसिसिटी ऑफ लिगैंड। राइट। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जितना ज़्यादा बेसिक होगा हमारा लिगैंड, उसकी डोनरेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा। तो बॉन्ड उतना क्या बनाएगा, बेहतर बनाएगा। तो जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सिंपल क्या ले सकते हैं, मोर द बेसिक नेचर मोर द डोनरेबिलिटी more the vulnerability, more the thermodynamic stability, more the thermodynamic stability, right? For example, for 3D series M2 plus ions ammonia thermodynamic stability of complex with ligands NH3F minus वाटर फॉलो द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, NH3 के साथ सबसे स्टेबल बनेगा, फिर वाटर के साथ बनेगा, फिर सब बनेगा F माइनस, क्योंकि यही किसका ऑर्डर है, यही है बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगैंड। जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। सिंपल यहाँ पे एक चीज़ और चाहे लिख दो आप, बट कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए हालांकि। सिंपल इसका मतलब क्या है, बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी या फिर बेसिक कैरेक्टर। तो इस तरह से हम ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिक कैरेक्टर हम बता सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, कोवैलेंट कैरेक्टर। देखो कोवैलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि मेटल की ऑर्बिटल में और लिगैंड की ऑर्बिटल में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी क्या है, ज़्यादा है। तो जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो कोवैलेंट कैरेक्टर है उनके लिए सही है जो मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, मतलब वो मेटल जिनकी साइज़ क्या है, लार्जर है, जिनके पास फील्ड डी ऑर्बिटल हैं, जैसे क्लास बी वाले, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। तो जो यहाँ कोवैलेंसी का ऑर्डर हम लिखने जा रहे हैं, ये उन मेटल के रिस्पेक्ट में लिखने जा रहे हैं जहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं मोर द कोवैलेंट कैरेक्टर, more the covalent character, more the stability। जैसे देखो for Ag plus ion स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, AgIm2 AgBr2 AgCl2, ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर।
राइट। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम कोवेलेंसी है, क्योंकि एनायन का साइज जितना बड़ा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या है, मिनिमम कोवेलेंसी है। बट ध्यान रखना ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पर मेटल जो है, मेटल कटायन वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। और कोवेलेंसी वहाँ पर हो सकती है जहाँ मेटल क्या हो, मेटल की भी इच्छा हो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, मतलब ऑर्बिटल क्या हो जाए उसका ईजिली पोलराइज हो जाए लिगेंड की तरफ, ओवरलैपिंग अच्छी हो जाए, कोवेलेंसी तभी तो जनरेट होगी। मतलब ये उनके लिए सही है बात जहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है। जैसे मान लो अगर आप किसी भी क्लास ए मेटल को लेते हो तो उनके लिए बात सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोवेलेंसी डोमिनेटिंग कैरेक्टर नहीं है। तो जो भी यहाँ पे लिखा गया कोवेलेंट कैरेक्टर ये तब सही है जब हमारे पास जो हमारा मेटल है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इंटरेस्ट रखता हो, राइट, मतलब लार्जर साइज का मेटल हो तब ये सही है, ठीक है ना। चलो, तो नेचर ऑफ लिगेंड ये हो गया। बाकी एक दो चीज़ें हम और बोल सकते हैं। पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल को फेवर करेगा, राइट। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के भी आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा तो बेहतर बॉन्ड बनाएगा, बट वो सब नॉर्मल चीज़ें, उसको हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सिंपल एक चीज़ ध्यान रखना है कि लिगेंड जितना पावरफुल होगा, जितना स्ट्रॉन्गर होगा, उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन उसमें भी लिगेंड में हमने पढ़ा है कि लिगेंड दो तरह के मेनली हैं, वैसे तीन होते हैं जिनको बोलते हैं पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर ओनली। तो जो पाई एक्सेप्टर हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और जो पाई डोनर हैं वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बनाएंगे। मतलब लिगेंड सिर्फ लिगेंड पे डिपेंडेंसी नहीं है, आपको मेटल भी देखना होगा तो आप प्रॉपर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हो। और ये हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल में कि अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का होगा तो पाई डोनर बेहतर है, अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो पाई एक्सेप्टर बेहतर है। इसलिए हम उसको दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। अगला फैक्टर देख लेते हैं, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस तो सिंपल यहाँ पे हमें पता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा रिपल्सन उतना ज़्यादा होगा, रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल क्या लिखेंगे, मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर द more the स्टेरिक हिंड्रेंस, lesser the thermodynamic stability। more the स्टेरिक हिंड्रेंस, lesser the thermodynamic stability। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं मोर द रिपल्सन, और ये फाइनली लेसर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे मान लो हम एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखते हैं कोबाल्ट का, COEN थ्राइज बनाते थे ऐसे, CONN, ठीक है। इधर H2 है, 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 ऐसे। ये है 3+। इसी तरह का सेम कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं, यहाँ पे हम CH3 लगा देते हैं, CH3 CH3, CH3 CH3, हमने क्या किया है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दिया है। CH3 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 और CH3। अब देखो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है ज़्यादा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है कम, तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का, थर्मोडायनेमिक। यहाँ पे क्या है,
यहाँ है मोर रिपल्सन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3, लेस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमने इतने सारे फैक्टर पढ़े जो कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेकिन पहला वाला है और चीलेट इफेक्ट, दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? चीलेट इफेक्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, दूसरा है नेचर ऑफ मेटल कैटायन। ठीक है, तो और साथ में वो क्या मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट वाला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करिएगा, बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब उतना नॉर्मल नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है ये, तो उनसे ज़्यादा हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक, तो ये तो बात हुई किसकी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की। अब हम बात किसकी करते हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी। देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है वो बेसिकली क्या है, वो रिलेटेड है किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से या रेट कांस्टेंट से। ठीक है, या उससे क्या होता है, उससे उसके बारे में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि काइनेटिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है या कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है, उससे ये आइडिया लगता है कि कोई भी रिएक्शन कितनी फास्ट रिएक्शन करती है, उसका रेट कितना ज़्यादा है। राइट, रेट के बारे में आइडिया लगता है, उससे ये आइडिया नहीं लगता कि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। ध्यान से सुनो, जैसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से क्या पता चलता था, स्टेबिलिटी। राइट, काइनेटिक स्टेबिलिटी से हमें क्या पता चलेगा, रेट के बारे में, रेट ज़्यादा है या कम है। ठीक है, मतलब इसका सिंपल रिलेशन किससे है, रेट ऑफ रिएक्शन से है, या सिंपल रिलेशन किससे है, इसका रेट कांस्टेंट से है। तो क्या लिख सकते हैं हम, इट इज रिलेटेड टू रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी। राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला क्या है, काइनेटिक स्टेबिलिटी refers to rate of reaction of complexes rather than stability of complexes। दैट इज, इससे ये पता चलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना जल्दी रिएक्शन करता है, ना कि कितना स्टेबल है। दैट इज हाउ फास्ट अ कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स रादर देन how much stable it is। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मतलब ये है, इससे ये पता चलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना तेजी से रिएक्शन करता है, राइट, कितना फास्ट रिएक्शन करता है, उसकी रेट क्या है, ना कि इससे ये पता चलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। जबकि हमने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में ये बात नहीं की थी, हमने वहाँ पे क्या कहा था, कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम में उसकी कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम में उसका एक्जिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका कितना ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखो, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से है। काइनेटिक स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड है, रेट कांस्टेंट से है। तो यहाँ हम स्पीड की बात करते हैं, ना कि स्टेबिलिटी की। मतलब ये पर्टिकुलर हमारे पास ए है और बी है, ए कितना जल्दी रिएक्ट करता है और बी कितना जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो कितनी रेट से रिएक्ट करता है वो हमको कहाँ से पता चलता है, या उससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, या उससे हमको क्या मिलता है, उससे हम उस कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब कई सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो कि स्लोली रिएक्शन करते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है उनका, स्लो। कई सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो तेजी से, जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादा। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स दो तरह के हैं जो स्लो रिएक्शन करते हैं और फास्ट रिएक्शन करते हैं, तो फिर जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं लेविलिटी, जो जल्दी से रिएक्शन करता है, एक को क्या बोलते हैं, इनर्टनेस बोलते हैं। राइट, तो यहाँ लिखेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ
rate of reaction, on the basis of rate of reaction kinetic stability is divided into two categories. राइट कैसे? तो यहाँ लिख सकते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी को एक को क्या बोलते हैं? काइनेटिक लेबिलिटी, दूसरा काइनेटिक इनर्टनेस, राइट। और जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनके कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं? काइनेटिकली लेवाइल कॉम्प्लेक्स, और इनके कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स, काइनेटिकली इनर्ट। देखो लेवाइल किसको बोलते हैं? ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर टी हाफ जो है, हाफ लाइफ, टी हाफ क्या है? लेस देन 1 मिनट है। ये क्या है? यहाँ पूरा लिख देते हैं, टी हाफ जहाँ पे क्या है? लेस देन 1 मिनट है, ठीक है, लेस देन 1 मिनट। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं काइनेटिकली लेवाइल। जहाँ पर जिन कॉम्प्लेक्सेस में टी हाफ जो है ग्रेटर देन 1 मिनट है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिकली इनर्ट। मतलब ऐसा नहीं कि जो इनर्ट है रिएक्शन नहीं करता, जो लेवाइल है वही रिएक्शन करता है, नहीं। इनर्ट वालों में स्पीड क्या होती है? स्लो, और जो लेवाइल होते हैं उनमें स्पीड क्या होती है? फास्टर। मतलब वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं, वो स्लो रिएक्ट करते हैं। मतलब काइनेटिक स्टेबिलिटी जो है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने, इनर्टनेस और लेबिलिटी के फॉर्म में। लेवाइल उनको बोला जाता है जनरली जिनका हाफ लाइफ लेस देन 1 मिनट होता है, और इनर्ट उनको बोला जाता है जिनका हाफ लाइफ क्या होता है? मोर देन 1 मिनट होता है, ठीक है। मतलब ये है कि लेवाइल वाले जल्दी से रिएक्शन करते हैं, इनर्ट वाले जो है वो स्लोली रिएक्शन करते हैं, ठीक। तो देखो पहले इनर्टनेस और लेबिलिटी को पढ़ने से पहले, तो अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स को कैसे हम पता करेंगे कि वो लेवाइल है, किसी भी कॉम्प्लेक्स को कैसे पता करेंगे हम इनर्ट है। लेकिन इसको पता करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस में जो रिएक्शंस होती हैं, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, मतलब लिगैंड से लिगैंड का एक्सचेंज, वो क्या होता है और उसमें कितनी तरह की मैकेनिज्म फॉलो होती हैं। क्यों? क्योंकि क्या है ना, जब आप इनर्टनेस को डिसाइड करोगे तो फिर इनर्टनेस में भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपका जो मैकेनिज्म है, आपका जो प्रोसेस है, आपका जो लिगैंड का सब्स्टिट्यूशन है, जो लेबिलिटी है या इनर्टनेस है, या जो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कर रहा है, वो कौन से पाथवे को फॉलो कर रहा है? एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है या डिसोसिएटिव को? क्योंकि उसके भी पे आपका जो इनर्टनेस और लेबिलिटी है वो कॉम्प्लेक्स की, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मतलब मे भी पॉसिबल है कि कोई लिगैंड आपका लेवाइल हो जाए, मे भी कोई कॉम्प्लेक्स लेवाइल हो जाए, और हो सकता है कोई क्या हो जाए? इनर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमें किसका आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो मैकेनिज्म है कितनी तरीके की होती है, और कौन सी मैकेनिज्म में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो क्या होता है, ठीक है। फिर हम प्रॉपर आइडिया लगा सकते हैं इनर्टनेस और लेबिलिटी के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन, यहां से लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिंपल क्या है, वो एक लिगैंड का किसी इनकमिंग लिगैंड से क्या है? रिप्लेसमेंट है। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं? इट इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिगैंड, या लिगैंड्स लिख दो, लिगैंड्स और लिगैंड्स में भी एक हो सकता है, 2 हो सकता है, फ्रॉम इनकमिंग लिगैंड,
ठीक है। रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, ठीक है। तीनों को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखो लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये है NiNiH2O6 प्लस है। यहाँ हमने इसकी रिएक्शन कराई किससे, 6 अमोनिया से। क्या बन गया हमारा, सिंपल से दिखा दो। मान लो हमारा बन गया NiNH3 प्लस और 6 वाटर, नॉट 3 प्लस 2 प्लस। तो ये सिंपल क्या हुआ है, वाटर का रिप्लेसमेंट किससे हुआ है, अमोनिया से। तो इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का, ये कैसा होता है, ब्लू कलर का। तो पता है इस सब्स्टिट्यूशन से एक आइडिया भी लगा सकते हैं आप, क्या कि आप मेटल आयन का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि जो कलर चेंज है, क्या आपको पता है ना, मेटल आयन अलग अलग लिगेंड के साथ अलग अलग कलर बनाते हैं। वो सब डेटा अगर हमारे पास पहले से अवेलेबल है तो हम ये भी बता सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बिहाफ पे हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो मेटल आयन है वो क्या है, कौन सा वाला है, ठीक है। तो जहाँ पे कलर ये, लेकिन वही पॉसिबल है जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, या जहाँ पे अगर मान लो दोनों कलर से फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ अगर एक कलर है, कोई दूसरा कलर है, रेड है मान लो, अगला जाके ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, या वहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारा कौन सा मेटल आयन है। मतलब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी रिएक्शन को यूज किया जा सकता है, ठीक है। इवन यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है। और देख लो जैसे एक एग्जाम्पल ये हमारे पास है FeH2O6 प्लस, ये है पेल वायलेट, राइट। इसमें अगर हम क्या ऐड कर दें, HCN माइनस, तो बन जाएगा हमारा FeH2O5 HCN2 प्लस वाटर। यहाँ जो बनता है क्या है, ब्लड रेड कलर। इसमें भी क्या हुआ है, एक वाटर को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, HCN से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये दोनों रिएक्शन को हमने एग्जांपल लिखे थे। ये क्या है एक्चुअली, बेसिकली दीज आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। और क्योंकि यहाँ पर कलर चेंज है तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, सच रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज, सच रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज या यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल कैटायन, राइट। जैसे ये जो रिएक्शन है किसके लिए किया जाता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयरन 3 प्लस आयंस। मगर मतलब यह है कि एक का सोल्यूशन में अगर आपने आयरन को रखा और उसमें आपने HCN डाला तो ब्लड रेड कलर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आयरन 3 प्लस है। अगर यहीं पे आयरन 2 प्लस होता तो फिर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन नेट में आ चुका है एक बार, ठीक है। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जहाँ पे कलर चेंज होता है वहाँ से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, वहाँ पे मेटल का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं हम, ठीक है, राइट। और देख लो यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ये एक सॉल्ट है FeNO3.6H2O ऑन रिएक्शन विद HNO3 NaCl H3PO4 राइट KHCN and NaF show following changes। ठीक है, देखो क्या है, जैसे पहले इसकी बात करते हैं।
ये भी एक एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये हमारे पास अगर, हाँ याद रखो हमेशा, अगर कोई भी हमारे पास मेटल आयन है, ठीक है, जो मेटल आयन हमारा 3D सीरीज का है और उसका सॉल्ट हमारे पास किसी भी 3D सीरीज के मेटल का सॉल्ट है एक्वस मीडियम में, तो सिंपल सी बात है, हमेशा इसको कैसे लिखा जाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में से FeH2O6 3+ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये जो है एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इसमें इस तरह FeH2O5OH2+ के फॉर्म में। तो मतलब ये जो है ना, ये दिख तो ये रहा है, राइट। जैसे मान लो लिखा हुआ है NiCl2.6H2, इसका मतलब क्या है, वो NiH2O6 2+ है, Cl बाहर है। सेम यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे नाइट्रेट क्या होगा, बाहर होगा, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, लेकिन ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, क्यों, सिंपल सी बात है, आयरन +3 जो है, राइट, आयरन +3 क्या है, हाई चार्ज वाला मेटल कटायन है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ज़्यादा, तो क्या करेगा, वाटर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, तो वाटर क्या करेगा, एक अपना प्रोटॉन क्या करेगा, निकाल देगा, तो ये बन जाएगा। अब देखो फर्दर ये क्या हो गया, अब 2+ चार्ज हो गया इस पे, अब 2+ अगर चार्ज हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया, कम, तो फर्दर वाटर के लोन पेयर को जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई, तो आगे फर्दर H+ का रिमूवल यहाँ से नहीं होता है, बस एक ही स्टेप में एक ही प्रोटॉन का रिमूवल यहाँ पे होता है। तो हमारा जो ये है ना, उसका मतलब क्या है, ये है, तो देखो, तो हमारी रिएक्शन किससे हो रही है, FeH2O5OH2+, किसकी रिएक्शन कराएंगे, इसकी पहले हम HNO3 से, तो हमें पता है HNO3 से क्या मिलता है हमें, H+, क्या बनेगा, FeH2O6 3+, राइट। तो ये हमारा क्या है, पेल येलो है, ये हमारा क्या है, पेल वायलेट है। दूसरी स्टेप में क्या है, इसकी रिएक्शन फिर से फर्दर किससे कराई गई है, NaCl से, FeH2O6 3+ +Cl-, ये कहाँ से आया, NaCl से, फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऐसे दिखाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, FeH2O5Cl2+ यहाँ क्या आ जाएगा आपका, वाटर, कुछ नहीं है, सिर्फ रिएक्शन में क्या है, लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी एक तरह के क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कलर क्या आ जाता है, कलर हमें याद नहीं करना, ठीक है, येलो, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि हाँ एक्सचेंज होने पर क्या लग रहा है, क्योंकि देखो NaCl में न्यूक्लियोफाइल क्या है, या लिगेंड क्या है आपका, Cl-, Na+ नहीं है, ठीक है। ये क्या था हमारा, पेल वायलेट था। उसके बाद फिर हमारा क्या आया, हमने फिर ऐड किया H3PO4, H3PO4 से हमें क्या मिलेगा, फॉस्फेट, FeH2O5Cl2+ PO4 3-, ये कहाँ से आया, ये आया H3PO4 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl को रिप्लेस कर दो, सिंपल, H2O5 PO4 प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा Cl-। ये जो बनता है क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ भी क्या है, +3, तो देख लो चार्ज बैलेंस है दोनों तरफ। फिर अगली स्टेप में हमने क्या ऐड किया है, हमने ऐड किया है HCN- प्लस HCN-, कहाँ से आई ये, KCN से, KHCN से, तो क्या बनेगा यहाँ पर, बस फॉस्फेट को हटा दो, HCN2+, अभी हमने देखा था कैसा होता है ये, ब्लड रेड कलर, राइट। और ये हमारा कैसा था, ये था कलरलेस, ये हमारा कैसा था, येलो कलर,
ठीक है। मतलब ये है कि जो हमने आयरन का सॉल्ट लिया है नाइट्रेट के साथ, उसमें हम जब HNO3 डालते हैं तो H+ जुड़ता है, फिर उसके बाद हम उसमें NaCl डालते हैं तो वाटर निकल के Cl लग जाएगा, फिर अगला डालेंगे तो Cl हट जाएगा, फॉस्फेट लग जाएगा, फिर अगला ऐड करेंगे वहाँ पे तो हमारा क्या लग जाएगा, HCN- लग जाएगा। मतलब क्या, सिंपल लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यही क्या है, यही सब्स्टिट्यूशन है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। लास्ट में हमने क्या ऐड किया है, F-, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, FeH2O5 HCN 2 प्लस F-, सिंपल क्या हो जाएगा, FeH2O5 F2 प्लस HCN-। अच्छा, पता है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, HCN को क्यों हट गया, HCN को फ्लोराइड ने क्यों हटा दिया, क्योंकि आयरन जो 3+ है, आयरन 3+ कैसा लिगेंड है, या आयरन 3+ क्या है, आयरन 3+ हाई चार्ज डेंसिटी वाला मेटल है, और हाई चार्ज डेंसिटी वाला मेटल है, इसका मतलब क्या है, वो क्लास A की तरह है, और क्लास A वाले किसको फेवर करते हैं, उन लिगेंड्स को फेवर करते हैं जो कि क्या, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोराइड क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसने क्या कर दिया, HCN को रिप्लेस कर दिया यहाँ से। तो ये हमारा ब्लड रेड कलर है, और हमारा ये फाइनली क्या बन जाएगा, कलरलेस। तो जितने भी एग्जाम्पल हमने लिखे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कलर चेंजेस भी होता है। लिगेंड्स अगर आप बदलोगे, किसी मेटल में कोई दूसरा लिगेंड ऐड करोगे, तो अगर कलर चेंजेस होता है तो ऐसे कलर चेंजेस को हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल कटायन। ठीक है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, उनकी मैकेनिज्म क्या होती है, राइट। तो जनरली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, वो 3 तरह की मैकेनिज्म को फॉलो करता है। एक होता है डिसोसिएटिव पाथवे, एक होता है एसोसिएटिव पाथवे, और एक होता है इंटरचेंज। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें मैकेनिज्म का ये आइडिया नहीं होगा कि कौन सी मैकेनिज्म तो रिएक्शन जा रही है, तब तक हमें आरडीएस का पता नहीं चलेगा, फिर हम रेट के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है, या काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में, या एलिबिलिटी या इनेर्टनेस के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम सब्स्टिट्यूशन, या लिख देते हैं मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये कितने तरीके की हैं, 3 तरीके की। एक क्या है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, राइट, या इसी को बोलते हैं SN1 टाइप। SN1 नहीं है, ये SN1 टाइप है, ठीक है। एसोसिएटिव मैकेनिज्म या एसोसिएटिव पाथवे, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, या इसी को बोलते हैं क्या SN2 टाइप। अगला है इंटरचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। इनके बारे में भी हम देखेंगे। ध्यान रखो, इसमें से कोई SN1 कंप्लीट SN1 यहाँ पर जो है कंप्लीट SN1 SN2 नहीं है, ठीक है, राइट। इनमें क्या है, ये उस तरह का बिहेवियर है, ये SN1 टाइप का बिहेवियर है, SN2 टाइप का बिहेवियर है, ठीक है। तो वो क्यों है, क्योंकि एक में क्या होता है बॉन्ड ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट होती है, एक में क्या होता है बॉन्ड फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। और इसमें आगे देखेंगे इंटरचेंज में क्या होता है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है साइमल्टेनियसली, और इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं IA इंटरचेंज एसोसिएटिव, एक को बोलते हैं ID इंटरचेंज डिसोसिएटिव। तो अभी देखेंगे उसके बारे में। इंटरचेंज एसोसिएटिव और ये है इंटरचेंज डिसोसिएटिव।
देखो लेकिन हमारा जो मेजर फोकस होगा ना वो किस पे होगा, डिसोसिएटिव पाथवे पे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन दो ही पाथवे में ज़्यादा फोकस करना है, एक ये फोकस करना है, एक ये फोकस करना है। क्योंकि ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अगर उनके पास ऐसी कोई कन्फिग्रेशन नहीं है जहाँ पर CFSC क्या हो 0 और लिगेंड अगर बहुत बल्कियर नहीं है, तो मतलब अगर कॉमन की बात करें तो अगर एक्वस मीडियम में बात करें तो मेनली ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं वो क्या होता है, डिसोसिएटिव वाला। ऐसा नहीं कि सारे डिसोसिएटिव फॉलो करते हैं, कुछ एसोसिएटिव भी फॉलो करते हैं, लेकिन मेजरली किसको फॉलो करते हैं, डिसोसिएटिव को। तो हमें ज़्यादा फोकस इस पर करना है और इस पर करना जब हम बात किसकी करेंगे, स्क्वायर प्लेनर की। यहाँ पे हमें उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतने एग्जाम्पल्स नहीं है हमारे पास जितने एग्जाम्पल्स इन दोनों के हैं। ठीक है, तो एक करके समझते हैं डिसोसिएटिव के बारे में। पहले लिखते हैं हम यहाँ पर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, या इसको बोलते हैं SN1 टाइप। ठीक है, तो देखो होता क्या है इसमें। जैसे मान लो हमारे पास Ml5X कॉम्प्लेक्स है, Y है ये कन्वर्ट हो गया हमारा Ml5Y और X में। तो देखो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, अकर्स इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में होती है। देखो कैसे, पहले स्टेप में क्या होगा, Ml5X, यहां से क्या होगा, X जाएगा यहां पर, और ये क्या होता है, स्लो स्टेप। तो क्या होगा यहाँ पे, Ml5 प्लस क्या हो जाएगा, X। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लो है, क्या हो जाएगा ये RDS, और ये इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये 5 है। ये पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या होगा, Ml5 जो है, Ml5 में Y ऐड करेंगे हम, ये फास्ट प्रोसेस होती है, और यहाँ Ml5Y हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट, हमारा क्या बन गया, इंटरमीडिएट। राइट, मतलब इसमें क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन है। पहली स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग, जो लीविंग ग्रुप है आपका, लीविंग न्यूक्लियोफाइल वो ब्रेक होगा, फिर 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद फर्दर 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग लिगेंड से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, आपका प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो स्लो स्टेप में जो हमारी रेट डिटरमिनिंग स्टेप, उसमें क्या है, सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है। इसलिए अगर हम इसके लिए रेट लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट जो होगा वो क्या होगा, कि Ml5X से इसे डिपेंड करेगा, दैट इज कौन सी काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसको थोड़ा सा और अगर हम ओपन करें तो मान लो हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, यहाँ पे X लगा है, L है। तो पहली स्टेप में क्या होता था हमारे पास, X यहाँ से जाएगा, ये हमारा क्या था, RDS। तो हमारा क्या बनेगा, L कैसा इंटरमीडिएट हमारा, ये स्क्वायर पिरामिडल। फर्दर यहाँ पे Y ये यहाँ अटैक करेगा और क्या बनेगा, YLL, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये हमारी क्या है, फास्ट स्टेप है। तो देखो नॉर्मल केस में जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, जिसका में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ऑलवेज इंटरमीडिएट क्या बनता है, स्क्वायर पिरामिडल। समटाइम्स क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये चेंज किस में हो जाता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, TVP में, ऐसे MLL, और फर्दर यहाँ पे Y का अटैक जब होगा प्लस Y फास्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये भी बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो तरह के इंटरमीडिएट पॉसिबल हैं। एक हमारा कौन सा, स्क्वायर पिरामिडल, दूसरा हमारा कौन सा है, टीवीपी। अब ध्यान से देखो, नॉर्मली अगर आप यहाँ से x को निकालोगे तो आपका सबसे इजीली कौन सा बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, राइट। इसलिए मोस्ट कॉमन इंटरमीडिएट जो होता है, मोस्ट कॉमन मतलब अगर कोई एडिशनल फैक्टर नहीं है तो मोस्ट कॉमन इंटरमीडिएट क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल किस में कन्वर्ट होता है, टीवीपी में, उसके बाद फिर क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब ध्यान से देखो, क्या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाना आसान है, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ सारे के सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल सब 90 है, 180 को छोड़ के बाकी कॉमनली अगर देखो तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। यहाँ पर क्या है, इस एंगल को क्या है 120, ये एंगल क्या है 120, ये एंगल क्या है 120। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर पिरामिडल को टीवीपी में आपको ले जाना है तो 90 वाले एंगल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, किसमें, 120 में। मतलब आपको एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एंगल को इंक्रीज करेंगे तो आपको सिस्टम को क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से यहाँ जाना फेवरेबल नहीं है, राइट। अगर ये फेवरेबल हुआ तो ये उसी कंडीशन में फेवरेबल हो सकता है जहां पर इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बॉन्ड्स को ओपन करने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है वो एनर्जी इसके फॉर्मेशन से क्या हो जाए, कंपनसेट। और वो कब से कंपनसेट हो सकती है, जब ये सिस्टम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करे, मतलब इसके बनने से क्या हो, एनर्जी रिलीज हो, राइट। क्योंकि जितनी एनर्जी आप यहाँ से यहाँ खर्चा करोगे वो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आनी चाहिए। तो वो तभी आएगी जब ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। स्टेबल होना चाहिए तभी इसमें कन्वर्ट होगा, नहीं तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, टीवीपी नहीं बनेगा। क्योंकि टीवीपी का बनना क्या है, अनफेवरेबल है, बिकॉज इट रिक्वायर्स ओपनिंग ऑफ बॉन्ड्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 120 डिग्री एंगल, और वो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी रिक्वायरमेंट को अगर आप कंपनसेट कर पाते हो तब टीवीपी क्या होगा, फेवरेबल होगा, राइट। इसका मतलब सिंपल है कि ये जो है नॉर्मल केसेस में नहीं बनेगा। नॉर्मल केसेस में क्या बनेगा, ये बनेगा। हाँ, ये कब बनता है, जब यहाँ पर क्या मिलती है, टीवीपी में स्टेबिलिटी मिलती है। वो कब मिलती है, जब आपके पास क्या हो, पाई डोनर लिगेंड्स हो, राइट। मतलब आपके पास अगर पाई डोनर लिगेंड्स हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को फेवर करते हैं, अगर नहीं है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को फेवर नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ trigonal bipyramidal is less favorable as it requires opening of bond angle from 90 degree to 120 डिग्री, ठीक है। Hence या therefore most common intermediate is, most preferred intermediate is स्क्वायर पिरामिडल। कुछ नहीं करना उसमें, सिंपल निकल जाएगा, वहाँ से लिगेंड तो बन जाएगा वो। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि स्क्वायर टीवीपी बनेगा, नहीं, नहीं, टीवीपी बनेगा। कब बनता है वो, यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ टीवीपी इज फेवरेबल इन प्रेजेंस ऑफ पाई डोनर लिगेंड्स, राइट। किसकी प्रेजेंस में, पाई डोनर लिगेंड। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पाई डोनर्स लिगेंड क्या करते हैं, मेटल के साथ बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्डिंग से जो एनर्जी रिलीज होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को क्या कर देगी, स्टेबल कर देगी। एज, यहाँ लिख सकते हैं, एज पाई डोनर लिगेंड्स फॉर्म पाई बॉन्ड with metals in TVP geometry to stable geometry which stabilizes
टीवीपी इंटरमीडिएट, मतलब वैसे तो टीवीपी के बारे में सोचना नहीं है, सबसे कॉमन क्या होगा स्क्वायर टीवीपी के बारे में, लेकिन कब सोचना है जब हमारे पास क्या होगा पाई डोनर लिगेंड, क्योंकि पाई डोनर लिगेंड क्या करेगा, वो मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा या पाई बॉन्डिंग करेगा, तो पाई बॉन्डिंग से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी टीवीपी को क्या कर देगी, स्टेबलाइज कर देगी, या उस कंडीशन में बॉन्ड बनेगा जिसकी वजह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और एक चीज ध्यान से सुनो, जितना अच्छा पाई बॉन्डिंग करेगा टीवीपी उतना क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज, और टीवीपी जितना स्टेबलाइज हो जाएगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड हो जाएगा, फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पे डिपेंड हो जाएगा। मतलब अगर मान लो एक रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट है उसको डिसाइडिंग, या वो प्रोडक्ट जो बनता है वो स्क्वायर पिरामिडल से बनता है, तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन स्क्वायर पिरामिडल की होगी, मेजर हमारा प्रोडक्ट जो होगा किसके थ्रू बनेगा, वो स्क्वायर पिरामिडल के थ्रू बनेगा। लेकिन अगर हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, राइट, अगर बहुत स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उधर उसको हम किससे डिसाइड करेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से डिसाइड करेंगे, ठीक है। और टीवीपी कितना स्टेबल होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे डोनर लिगेंड की डोनरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा डोनरेबिलिटी होगी वो पर्टिकुलर सिस्टम क्या करेगा, प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा उसको डिसाइड कौन करेगा, हमारे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की स्टेबिलिटी। मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के थ्रू उतना ज़्यादा बनेगा, चाहे वो रिटेंशन रहे कन्फिग्रेशन में या फिर क्या रहे, इन्वर्जन रहे कन्फिग्रेशन में, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे सब सीखो, देखो पीछे आते हैं। अगर हम यहाँ पे मेटल 3D ले, जनरली ऐसा बोला जाता है, अगर मेटल हम क्या लें यहाँ पर 3D, तो देखो 3D मेटल में क्या है, अगर हम देखो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो स्क्वायर पिरामिडल बन गया, इसको जब यहाँ से यहाँ ले आओगे तो आपको बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ओपन। अब ध्यान से सुनो, बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसको ओपन करने के लिए एनर्जी उतनी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। भाई किसी भी सिस्टम में आप बॉन्ड में चेंज करोगे तो एनर्जी क्या लगे, अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इसको आप इधर उधर ले जाएंगे तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जो 3D वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, कम। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने से बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्गर होता नहीं, तो बॉन्ड को रोटेट करना किसी दूसरे स्क्वायर पिरामिडल से यहाँ पे ले जाने के लिए उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब ये है कि 3D के केस में पॉसिबल है कि ये भी आसानी से बन जाए, और अगर पाई बॉन्डिंग एबिलिटी हमारे डोनर एटम के पास है या लिगेंड के पास है तो ये भी बन सकती है, ठीक है। और याद रखो यहाँ पर जो पाई बॉन्डिंग एबिलिटी है वो कब होगी, ये पाई डोनर लिगेंड, ये कौन से लिगेंड होने चाहिए, एक्सपेक्टेटर लिगेंड, वो लिगेंड्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, या इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट लिगेंड, ठीक है। मतलब इनमें से जो 5 है ना, इसमें 1 2 3 4, इनमें से कोई ना कोई लिगेंड क्या होना चाहिए, या इनमें से जो यहाँ पर लगे हुए हैं 5, इनमें से कोई ना कोई क्या होना चाहिए, पाई डोनर, तभी टीवीपी फेवर हो सकता है। अगर कोई पाई डोनर नहीं है और पाई डोनर बन भी नहीं रहा है कहीं से, तो फिर टीवीपी बनेगा ही नहीं। तो फिर से एक बार सुन लो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तभी फेवरेबल होगा जब हमारे पास जो इनर्ट लिगेंड है, मतलब वो लिगेंड जो सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, एक्सपेक्टेटर लिगेंड है जो सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो लिगेंड अगर पाई डोनर है, देन टीवीपी का फॉर्मेशन हो सकता है। होगा या नहीं होगा अलग बात है, लेकिन वो तभी होगा जब क्या होगा, पाई डोनर होगा, ठीक। हाँ, तो आते हैं अपनी पिछली बात पे। अगर मान लो ये मेटल हमारा 3D का है, तो 3D मेटल में नॉर्मली मान लो अगर आप यहाँ से रिप्लेस किए तो स्क्वायर पिरामिडल बना। अगर आप इसको टीवीपी में ले जाएंगे, तो आपको क्या बॉन्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर बॉन्ड आपका क्या है, ध्यान से सुनना, अगर बॉन्ड एंगल अगर बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर है, तो कुछ भी आप अगर चेंज करेंगे, एंगल को बढ़ाएंगे घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्योंकि 3D का बॉन्ड वीक होता है तो आपको एनर्जी जो है कम देनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी कंपेयर तब जब हमारे पास यहाँ पर मेटल क्या हो, अगर मेटल क्या हो 4D या 5D, इसमें क्या लगेगा, मोर एनर्जी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड इनका क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। दूसरा एक चीज़ और समझो, 4D 5D के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है स्क्वायर पिरामिडल में, क्यों, क्योंकि साइज इनका क्या होता है, लार्जर। साइज अगर इनका लार्जर होगा तो जो 90 डिग्री यहाँ पे रिपल्सन्स हैं, रिपल्सन भी इनके लिए उतने क्या होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि बड़े साइज का मेटल है। अगर आप 90 रखोगे बिना तो भी कोई दिक्कत नहीं इनके लिए, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगी, तो फिर क्या होगा, रिपल्सन इनमें ज़्यादा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्क्वायर पिरामिडल में बहुत अनस्टेबल होगा, नहीं, स्क्वायर पिरामिडल में भी क्या होगा, वो स्टेबल होगा, क्योंकि लार्जर साइज की वजह से रिपल्सन उतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है।
है। दूसरा, इनका जो बॉन्ड होता है 4D5D का क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्गर, इसलिए अगर आप उसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, उसमें बॉन्ड एंगल को घटाना चाहते हो, उसमें बॉन्ड एंगल को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। और जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है वो प्रोसेस उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती है। इसलिए जो ये स्क्वायर पिरामिडल और टीवीपी बनता है ये मेनली किसके लिए है, ये 3D सीरीज के लिए है, राइट। 4D5D वाले जनरली क्या बनाते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि वो अगर आप उसको यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो एक तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, उसमें पहले इतना रिपल्सन है नहीं, तो वो क्यों जाएगा इसी स्टेप में। और दूसरा, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर है तो बॉन्ड एंगल में अगर आप घटाना बढ़ाना शुरू करोगे तो एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर किसी भी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो प्रोसेस क्या होगी, लेस फेवरेबल या क्या होगी, अनफेवरेबल। इसलिए 4D5D के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जनरली जो उसमें प्रोडक्ट बनता है वो किसके थ्रू बनता है, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट के थ्रू बनता है। 3D वाले में स्क्वायर पिरामिडल मोस्ट कॉमन है, लेकिन टीवीपी भी बन सकता है अगर हमारे पास स्पेक्टेटर लिगेंड क्या हो, पाई डोनर, क्योंकि वही क्या करेगा, इसमें पाई बॉन्डिंग करके इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज। तो हम यहाँ एक लाइन क्या जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 4D एंड 5D सीरीज मेटल्स undergo substitution via square pyramidal intermediate, right? क्यों, as they require very high energy from for conversion of square pyramidal to TVP इंटरमीडिएट। दो रीजन बता सकते हो इसका, पहला एक तो उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो कुछ भी आप चेंज करोगे एनर्जी क्या देनी पड़ेगी आपको ज़्यादा। दूसरा, स्क्वायर पिरामिडल से टीवीपी में जाने में फ़ायदा सिर्फ यही होता है ना कि टीवीपी में क्या होता है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, रिपल्सन क्या होता है, कम। लेकिन अगर आप 4D5D की बात करोगे तो लार्जर साइज के मेटल हैं तो उसमें 90 डिग्री का रिपल्सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं उनके लिए, तो उनको क्या जरूरत है उधर जाने की। इसलिए ये लोग जनरली जो रिएक्शन शो करते हैं इनमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो किसके थ्रू मेनली होता है, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। किसमें, 4D5D सीरीज में। जबकि 3D में दोनों पॉसिबल है, स्क्वायर पिरामिडल जो कि मोस्ट कॉमन है, और अगर आपके पास इनर्ट पाई डोनर लिगेंड है या स्पेक्टेटर पाई डोनर लिगेंड है देन देयर मे बी, ऐसा नहीं कि बनेगा ही, देयर वो डिपेंड करेगा कि आपका सिस है कि ट्रांस है, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट 3D के केस में। लेकिन ये तभी होगा जब क्या होगा, पाई डोनर, ठीक है ना। चलिए, ये तो बात हुई किसकी, डिसोसिएटिव पाथवे की। हमने देखा दो स्टेप में रिएक्शन होती है, पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग, वो आरडीएस है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। दो तरह के इंटरमीडिएट हो सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल टीवीपी, मोर कॉमन क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। टीवीपी कब बन सकता है, जब इनर्ट लिगेंड क्या होगा, पाई डोनर। 4D5D वाले जनरली जो रिएक्शन शो करते हैं किसको थ्रू करते हैं, वो स्क्वायर पिरामिडल के थ्रू, क्योंकि वहां पर जब आप चेंज करोगे स्क्वायर पिरामिडल से टीवीपी में तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा, इसलिए वो उतना क्या होता है, फेवरेबल नहीं होता। 3D में पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल हैं, मोर कॉमन स्क्वायर पिरामिडल होता है और जो टीवीपी है बन सकता है, लेकिन तब जब स्पेक्टेटर लिगेंड या इनर्ट लिगेंड क्या हो, पाई डोनर। बन सकता है, ऐसा नहीं कि बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि कन्फिग्रेशन, वो उसको डिपेंड करेगा कि आपके पास जो ज्योमेट्री है वो क्या है, राइट, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है आपके रिएक्टेंट की, ठीक है। तब हम वहां से डिसाइड करेंगे कि बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो, ये तो हुई किसकी, डिसोसिएटिव की। अगला हम देख लेते हैं क्या, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। एसोसिएटिव मैकेनिज्म या इसको क्या बोलते हैं, SN2 टाइप, नॉट SN2 टाइप, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बनता है, जबकि SN2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या होता है, सिंपल यहाँ से देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये है Ml5X प्लस Y, ये कन्वर्ट हो रहा है Ml5Y प्लस X में। यहाँ सिंपल क्या लिख सकते हैं, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स
ये भी 2 स्टेप में होता है। पहली स्टेप में क्या होगा, Ml5x प्लस y, ये जाएगा हमारा स्लो, यही हमारा RDS हो जाएगा। तो बनेगा यहाँ पर y Ml5x, ये इंटरमीडिएट है हमारा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 7। दूसरी स्टेप में क्या होता है, यहाँ से y Ml5x, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x निकल जाएगा, ये फास्ट स्टेप होगी। तो यहाँ बनेगा हमारा क्या, Ml5y, हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 7 है। उसके केस में जो इंटरमीडिएट बना था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी, 5 थी। यहाँ से एक चीज़ देखो, स्लो स्टेप में आपका सबस्ट्रेट भी है क्या, आपका न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब जो आपका रेडियस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वो दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है। तो अगर आप रेट लिखोगे इसका तो क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि Ml5x और ये क्या हो जाएगा y, मतलब दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, किसको फॉलो करेगा, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ठीक, अब यहाँ एक बार देख लेते हैं इंटरमीडिएट क्या क्या बन सकता है। x मान लो यहाँ पे है L L L, पहले y ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड कर दो L L, ऐसे दिखा सकते हैं इसको x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y। इसको बोलते हैं मोनो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, या इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट, वेज ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट। ये हमारी क्या है, ये स्लो स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, x हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा y L L L L, और ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 7 है। अब देखो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं, मोनोकैप्ड, क्या है, मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वेज बोल रहे हैं इसको। ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, किसमें, हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 7 अगर होता है कि, तो एक ज्योमेट्री और पॉसिबल है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, राइट। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा y, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ये क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट। तो पहले क्या हो जाए, ये बने, उसके बाद एक इसमें कन्वर्ट हो जाए पेंटागोनल बाई पिरामिडल में, फिर हमारा क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए। यहाँ से क्या निकल जाए, x। तो मतलब 2 तरह के इंटरमीडिएट पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में, एक पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट। जैसे उसमें था, एक हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, दूसरा हमारा क्या था, उसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, दूसरा क्या था, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर आप इसको ले जाओगे तो यहाँ पे एंगल आपके, अगर इन दोनों को छोड़ दो, इसको अगर हटा देते हैं हम यहाँ से, तो आपके यहाँ में जो ज़्यादातर एंगल हैं, इसकी सबकी बात करें तो 90 डिग्री एंगल है ना, लेकिन यहाँ पर जो ये एंगल है आपका, ये कितना है, ये है 72। मतलब ये है कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट को कन्वर्ट करोगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल में, तो आपको एंगल को 90 से क्या लाना पड़ेगा, 72। और देखो कितने एंगल को आपको 72 करना पड़ेगा, 5 एंगल को। या आपको कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारा क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एनर्जी क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। भाई सिंपल सी बात है, जितने एंगल को आप घटाओगे बढ़ाओगे, एनर्जी उतनी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। एनर्जी अगर ज़्यादा देनी पड़ेगी तो क्या ये इंटरमीडिएट फेवरेबल होगा, नहीं फेवरेबल होगा। इसलिए ये भी क्या होता है, अनकॉमन है। टीवीपी के कंपैरिजन में भी अनकॉमन है, टीवीपी तो इवन बनता भी है, क्या है, अनकॉमन। जो ये वाला है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन है। हालांकि देखो इसमें अगर आप प्रोडक्ट इससे बनाते हो या इससे बनाते हो, दोनों से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम, राइट। मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी वही मेंटेन रहेगी।
उस वाले में क्या है थोड़ा अलग है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। स्क्वायर पिरामिडल से क्या होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, जबकि जब आप टीवीपी के थ्रू रिएक्शन कराते हो या इंटरमीडिएट टीवीपी बनता है तो वहाँ पर रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर आप बात करो इन दोनों की तो चाहे आप इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, को क्या मिलेगा, हमेशा रिटेंशन ही मिलेगा। बट हाँ फिर भी अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन क्या हमारा मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रन है, वो वाला क्या होता है अनकॉमन, बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसलिए पीपीपी जो होता है क्या होता है, वो अनफेवरेबल है। ज़्यादा फेवरेबल कौन सा है, मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रन, ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल बेज इंटरमीडिएट। ठीक, तो चाहो तो हम लिख लें इसे एक लाइन में से, मोस्ट कॉमन इंटरमीडिएट इज octahedral wedge intermediate, right? Pentagonal bipyramidal is unfavorable or uncommon as it requires many geometrical changes in bond angle, hence require high amount of energy। टीवीपी के कंपेरिजन में ज़्यादा एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड होगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए डिसोसिएटिव मैकेनिज्म जो होती है मेनली किसके थ्रू फॉलो होती है, वो फॉलो होती है मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रन या ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं समटाइम्स, मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रन। तो डिसोसिएटिव दोनों से हो सकती है, लेकिन एसोसिएटिव में मेनली जो होता है क्या होता है, वो ऑक्टाहेड्रल वेज या मोनोकैप्ड। और दूसरा जो डिसोसिएटिव था वो फर्स्ट ऑर्डर का रेट्स को फॉलो कर रहा था, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था, रेट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, वो सबस्ट्रेट के साथ साथ इनकमिंग लिगैंड की कंसंट्रेशन पे भी रेट क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव की। अगली बात कर लेते हैं इंटरचेंज की। तो अगला हो जाएगा इंटरचेंज मैकेनिज्म। इंटरचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें देख लो, बाकी जो हमने पहले दोनों की देखी थी किसमें हो रही थी, 2 स्टेप में, लेकिन ये क्या होती है 1 स्टेप में। वहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अलग अलग स्टेप में हो रहा था, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, एक ही स्टेप में होगा। मतलब ये SN2 है एक तरह से समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे मान लो ऐसे Ml5X प्लस Y, मान लो हमारा रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट हो रहा है Ml5Y प्लस X में, ये हमारा प्रोडक्ट है अगर, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स सिंगल स्टेप, एक स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ऐसे देखो आगे लिख सकते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, bond breaking and bond formation occurs simultaneously, ठीक है। तो ऐसे दिखा सकते हैं कैसे हम, Ml5X प्लस Y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे, Y इधर जुड़ना शुरू करेगा और X इधर निकलना शुरू करेगा। ये क्या बनेगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट। फिर फाइनली क्या हो जाएगा हमारा Ml5Y प्लस क्या बन जाएगा, X बन जाएगा। ये प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है, साइमल्टेनियसली होती है, जबकि दोनों केस में क्या था, वो साइमल्टेनियसली नहीं थी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे एक चीज़, तो यहाँ पे जो इंटरचेंज है मैकेनिज्म, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंटरचेंज मैकेनिज्म
has been divided into two categories, राइट। पहली क्या है हमारा, एक है हमारा है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरचेंज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, राइट। और दूसरा हमारा क्या है, इंटरचेंज एसोसिएटिव। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ID से और इसको करते हैं हम IA से। देखो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, साइमल्टेनियस होगा। बट जो एसोसिएटिव डिसोसिएटिव है, इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो ज़्यादा प्रेफरेंशियल है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है, लेकिन ब्रेकिंग क्या हो रही है, ज़्यादा, राइट। सेम इसी तरह जो इंटरचेंज एसोसिएटिव है उसमें भी दोनों साइमल्टेनियस हो रहा है, लेकिन जो एसोसिएशन है वो क्या है, मोर डोमिनेटिंग है। तो बस सिर्फ इतना डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे क्या है, पहले वाले में बॉन्ड ब्रेकिंग इज प्रेफरेंशियल, राइट। और इसमें क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज प्रेफरेंशियल। हो दोनों रहा है, ब्रेकिंग और वो भी, लेकिन एक में फॉर्मेशन प्रेफरेंशियल है, या एक में प्रेफरेंशियली बॉन्ड फॉर्मेशन है, एक में प्रेफरेंशियली क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग है। इतना ही दोनों में फ़र्क है, किसमें, डिसोसिएटिव में और एसोसिएटिव में। तो इतनी तरह की जो मैकेनिज्म है, इतने तरह के जो पाथवे हैं, वो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, राइट। तो आगे जो भी हमारे लेक्चर्स आएंगे हम उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, वो चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, ठीक है। तो अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, काइनेटिक इनर्टनेस और लेविलिटी के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ से देख लिया कि कौन कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, डिसोसिएटिव को, एसोसिएटिव को और इंटरचेंज को, तो हमें थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।